हेलो दोस्त, एआई स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज से एनसीईआरटी 6 to 12 का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह सबसे पहले 1855 से 56 में हुआ था। किसके खिलाफ किया गया था? तो अंग्रेजी जमींदारों महाजन के खिलाफ किया था। किसने किया था? तो संथाल विद्रोह सीधी कान्हों के द्वारा किया गया था। संथाल झारखंड में पड़ता है, देख लीजिएगा। दमन को ही बोला जाता है। कोल विद्रोह किसे किया था? बुधू भगत के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1931-32 में किया गया था। कोल विद्रोह 31-32 में किया गया था बुधू भगत के द्वारा। संथाल विद्रोह जमींदारों महाजन के खिलाफ किया गया था। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। देख लीजिए 1915 सही आंसर हो जाएगा। 1915 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 1916 में लखनऊ नरम दल और गलम दल एक साथ मिल गए थे। याद रखिएगा, 7 में अलग अलग हुए थे और 1916 में गरम दल और नरम दल मिल गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नील की जबरन खेती समाप्त करना। सही आंसर इसका हो जाएगा नील की जबरन खेती समाप्त करना। इसका उल्लेख नील दर्पण मिलता है। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। इसमें 3 कट्ठा व्यवस्था लागू था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। उसके बाद रौलक टेक्ट आया 1919 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना रखा गया था। और नेपाल में आजाद दस्ता की स्थापना कर दिए थे। जयप्रकाश नारायण दीपावली के दिन जेल से फरार होकर नेपाल में आजाद दस्ता के गठन का स्थापना कर दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था। सचिवालय गोलीबारी 11 अगस्त 1942 को हुआ था। एक क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। प्रारंभ हुआ तो 12 मार्च 1930 को, 16 अप्रैल 1930 तक चला था। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल 1930 को। बिहार में चौकीदारी टैक्स लगता था। गांधी जी समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। याद रखिएगा, गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी समझौता 1931 को हुआ था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। पूना पैक्ट एरवादा जेल में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, 1930 में, 31 में और 32 में। और गांधी जी केवल 31 वाला में भाग लिए थे। याद रखिएगा। देखते इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है हुआ हुआ। याद रखिएगा। ऐसे तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है बीता हुआ, लेकिन एनसीईआरटी देखिए क्लास 6 के चैप्टर 1 के पेज नंबर 1 में लिखा हुआ कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ हुआ होता है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो पांडुलिपि, हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। शिलालेख पत्थर पर लिखा होता है, उसको शिलालेख बोलते हैं। किसने लिखवाया था? तो अशोक ने। पटना के कुम्भरार भवन से प्राप्त होता है। मुद्रित पुस्तक को प्रिंटेबल पुस्तक बोलते हैं। याद रखिएगा। ताम्रपत्र को तांबा पर लिखा जाता है। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध का चर्चा 13वें शिलालेख से मिलता है। पुत्र संघमित्रा था। याद रखिएगा, अशोक के पुत्र संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा, पुत्री का नाम संघमित्रा, पुत्र का नाम महेंद्र था। पुरातात्विक मुक्ता किसका अध्ययन करते थे? तो पुरातात्विक मुक्ता भौगोलिक अवशेष का अध्ययन करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयानंद सावनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। याद रखिएगा।
भीमबेटका शैल चित्र किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। MP राजगीर, यहाँ याद रखिएगा महाराष्ट्र से मिला। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में पाई जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान 35 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ था। मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हो गया था, याद रखिएगा। यूनेस्को में भारत के 44 शामिल है। नवीनतम मराठा है। 43वां मोइदम अहोम था जो कि असम के है। बिहार के 2 यूनेस्को स्थल शामिल है। तो बिहार में नालंदा को 2016 में शामिल किया गया था और बौद्ध को 2002 में। बिहार में 6 रामसर साइट है और 1 नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 1 टाइगर रिजर्व है। बिहार में कितने टाइगर रिजर्व होते हैं? 1 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। माइक्रोलिथ क्या होता है? तो माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार को ही माइक्रोलिथ कहते हैं। इसे माइक्रोलिथ को मध्य पाषाण काल में बोलते हैं। मध्य पाषाण काल में ही छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ था। बड़े पत्थर का पूरा पाषाण काल में यूज हुआ था, याद रखिएगा। कृषि की शुरुआत किस युग में हुई थी? तो कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई थी। पूरा पाषाण काल में मानव खाना बदोश था, यानी जंगल में घूमा करता था, जानवरों को मार कर खाया करता था, उसे खाना बदोश कहते थे। लेकिन अस्थायी कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई थी। पहिया की भी खोज नव पाषाण काल में हुई थी। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान भी कहते थे। यह मोहम्मद गौरी का दास था। गुलाम वंश की स्थापना किया था। इसे लाख भक्ष भी कहते हैं। इसके सेनापति इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। इसके सेनापति इल्तुतमिश था। इसे गुलामों का गुलाम भी बोलते थे। किसको? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोलते थे। इसके बाद बलबन आया तो बलबन 9th नंबर का था। देखिएगा दोस्तों, इसके आसान में नहीं लीजिएगा। ये देखिए हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 28 से उठाया गया क्वेश्चन है। इसीलिए हर क्वेश्चन को बारीकी से सुने और देखें। देखते हैं एकता प्रणाली मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एकता प्रणाली मुख्य उद्देश्य था वेतन भुगतान की व्यवस्था को बनाए रखना था। एकता प्रणाली किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन एकता प्रणाली किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन बंद किया था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा। लौ और रक्त की नीति किस सुल्तान से संबंधित है? तो लौ एवं रक्त की नीति बलबन के द्वारा दिया गया था। लौ एवं रक्त की नीति बलबन के द्वारा दिया था। जो गुलाम वंश के 9वां शासक था, याद रखिएगा। इसने सिजदा एवं पैबोस को चलाया था। इसने अपने आप को जील इलाही यानी भगवान की छत्र छाया बताता था। इसने सिजदा में पैबोस चलाया था। सिजदा में था कि घुटने पर टेकना पड़ता था और पैबोस में उसके पैरों को चूमना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति चलाया था जिसका मुख्य उद्देश्य था मूल नियंत्रक द्वारा सैन्य शक्ति मजबूत करना। मूल नियंत्रण द्वारा सैन्य शक्ति मजबूत करना। अलाउद्दीन पहला शासक दक्षिण पर आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था, जिसका नेतृत्व मलिक कफूर किए थे। राणा रंजीत सिंह के खिलाफ किया था। बोला जाता था कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को इतना चाहता था कि पद्मावती जब जौहर कर ली थी तो जाकर उसका राख अपने शरीर में लगा लिया था। आप लोग इसको जानने के लिए पद्मावत कहानी को देखिएगा, फिल्म को देखिएगा। पद्मावती मलिक जासी द्वारा लिखा गया है, राजा रंजीत सिंह। तुगलकानामा के लेखक कौन है? तो तुगलकानामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। तुगलकानामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। गयासुद्दीन तुगलक लिखा हुआ। गयासुद्दीन तुगलक के लिए लिखा गया है। किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो लिखा है तुगलकानामा। इसे तोते हिंद भी बोलते हैं, तोते हिंद। यह यूपी पटियाला का रहने वाला था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। इसका पुस्तक का नाम रिहला था, याद रखिएगा। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? तो मिन्हाज उस सिराज। तबकात नासिरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इब्न बतूता भारत 1333 में आया था। मोरक्को यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम था रिहला, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था, जिसकी राजधानी हम्पी को बनाया था। हम्पी कर्नाटक। हम्पी महोत्सव
यानी हम्पी के जो मंदिर है इसमें 50 रुपये के नोट पे इसका चित्र वर्णित है, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरम बुक्का ने 1336 में किया था, याद रखिएगा। इसने अपनी राजधानी हम्पी को बनाया था। इसने मुख्यतः 4 राजवंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और वीडो वंश, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सब भारत में सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट पर होती है। पहले मानसून कहाँ पहुँचती है? तो केरल में। लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ आके मिलती है उस बिंदु को नीलगिरी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी पर आके मिलती है, याद रखिएगा। अब गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो गंगा नदी और यमुना नदी प्रयागराज में आके मिलती है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी 12 जिला से होकर जाती है। पटना में केवल इसकी लंबाई 99 किलोमीटर है। पटना में गंगा नदी बक्सर से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से कट जाती है, यानी अलग हो जाती है। गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो हाजीपुर पटना में, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, याद रखिएगा। कौन पठार है? तो दक्कन का पठार है। अरावली पर्वत को पुरानी वलित पर्वत कहते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, याद रखिएगा। हिमालय है नवीन, इसकी सर्वोच्च चोटी एंडीज है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। लेकिन पूछे कि भारत की सबसे हिमालय की सबसे ऊंचा चोटी, तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंचा चोटी K2। विश्व के पूछे तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन पूछे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंचा चोटी तो K2। भारत की सबसे ऊंचा चोटी भी K2 है। और भारत की सबसे दूसरा स्थान की सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा। लेकिन पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, लेकिन पूछे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा होती है, जो कि दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। सतपुरा की ऊंची चोटी धूपगढ़ है, याद रखिएगा। अन्नाईमुड़ी पर्वत के भी अन्नामलाई पर्वत, याद रखिए। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है? तो भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत गुजरात में है, याद रखिए। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से तमिलनाडु है, जो कि पुराना डाटा है। वर्तमान में गुजरात है, याद रखिए। सबसे अधिक तटीय रेखा गुजरात से बनाता है। सबसे अधिक तटीय रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात। और सबसे कम तटीय रेखा किस राज्य की है? तो गोवा की, याद रखिए। भारत में जल विद्युत उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो जल विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे राज्य हिमाचल प्रदेश, याद रखिए। ग्रेट हिमालय टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश के पीन वैली, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में पीन वैली। भारत का कौन सा राज्य सोने का प्रमुख उत्पादक है? तो भारत का सबसे प्रमुख उत्पादक है सोना का। तो क्या इसमें से तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। देखिए, राजस्थान भी नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब, केरल भी नहीं है। तो कौन है? तो कर्नाटक का कोलार गोल्ड फील्ड, याद रखिए। कर्नाटक के KGF सोने उत्पादन में सबसे आगे है। लेकिन भंडारण में राजस्थान और बिहार है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन राजस्थान है, तो आप राजस्थान को टिक कर सकते हैं। और बिहार में पूछे कि सोना का उत्पादन कहाँ होता है? जमुई के नागनकटी, याद रखिए। नागनकटी झील है, जमुई में नागनकटी झील है। पृथ्वी की परतों में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो बाहरी परत को क्रस्ट बोला जाता है। देखिए, यह बाहरी परत है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। और मध्य वाले भाग को मेंटल बोलते हैं। और एकदम सबसे अंदर वाले भाग को क्रस्ट मेंटल कोर बोलते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे बाहरी परत को क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान किस परत में सबसे अधिक होती है? तो मेंटल परत की सबसे अधिक होती है। 67% भाग मेंटल ही केवल होता है। तो पृथ्वी ऐसे होती है, तो इसको क्रस्ट बोलते हैं। बीच वाले भाग को मेंटल, और ये नीचे बच जाता है कोर, इसे बोलते हैं सियाल, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है इसमें। ऊपरी वाले भाग को सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सियाल, इसको सीमा बोलते हैं, यानी सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम बीच में पाया जाता है। और क्रस्ट में निप है, यानी निकेल और लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा।
वनस्पति में सेप मुख्य घटक क्या है? तो पानी और खनिज। पानी। जमीन से जाइलम ले जाता है और फ्लोएम फल को ले जाता है। जाइलम पानी एक दिशीय में प्रवाह होता है, फ्लोएम से फल का द्विदिशीय प्रवाह होता है, याद रखिए। मानव में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो मानव में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा, याद रखिएगा। डायफ्राम इसकी सहायता करता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। ये फिर लोहा पाया जाता है। इसे लाल रक्त कणिका आरबीसी भी कहते हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी कहते हैं। हीमोग्लोबिन लाल होने का मुख्य कारण हीमोग्लोबिन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, लेकिन ये मृत कोशिका थी। लेकिन पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था, याद रखिएगा। अनुवांशिकता की खोज किसने किया था? तो गेगर जॉन मेंटल ने किया था, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को क्या नाम दिया था? 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह नाम दिया था। इसका तत्कालीकरण क्या था? तो तत्कालीकरण चमड़े के बने हुए करतूत थी। यह विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। बिहार में 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो कुंवर सिंह। और पटना से पीर अली नेतृत्व कर रहे थे, याद रखिएगा। और या इलाहाबाद से लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रहे थे, याद रखिएगा। हृदय में कुल कितनी ध्वनियाँ होते थे? हृदय में कुल 4 ध्वनियाँ होती है। देखिए, पहला राइट आर्टिकल, दूसरा का लेफ्ट आर्टिकल, तीसरा का महाध्वनि और चौथे का फुफ्फुस ध्वनि। 4 होती है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, याद रखिएगा। रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है, सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, डी के कारण रिकेट्स होता है और ई के कारण बांझेपन और नपुंसकता। बांझेपन, महिला में बांझेपन बोला जाता है और पुरुष में नपुंसकता बोला जाता है। विटामिन ई की कमी से होता है, याद रखिएगा। रक्त का थक्का नहीं जमना विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, याद रखिएगा। अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? सचिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है। संविधान का मसौदा किस समिति के द्वारा तैयार किया गया था? तो मसौदा समिति के द्वारा। इसमें कितने लोग थे? तो 7 लोग थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पूरा पाषाण काल के लोग किस पर निर्भर करते थे? तो शिकार एवं संग्रह पर। इसे खाना बदोश भी कहते थे। पूरा पाषाण काल के लोग को खाना बदोश कहते थे। इसका भोजन शिकार होता था, जंगल में जानवरों को मारना और उसे खाना। 35वां संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान लिखकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में पूछे तो 25 भाग है और 450 प्लस आर्टिकल है और 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। प्रस्तावना में भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया? प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया। प्रस्तावना में टोटल 1 बार संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? तो सभी वयस्क नागरिक। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी वयस्क नागरिक। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत कर दिया गया था, याद रखिएगा। तरंग की
किसे कहते हैं? तो तरंग की आवृत्ति। प्रति सेकंड में कंपन को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। दूरी को मीटर में मापा जाता है, समय को सेकंड में, बल को न्यूटन में मापा जाता है, याद रखिएगा। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की गति के माध्यम पर निर्भर करती है। बल न्यूटन में मापा जाता है, दूरी मीटर में, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, याद रखिएगा। वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? तो वाष्प दाब तापमान पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान। वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। WTO का उद्देश्य क्या है? तो WTO का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक व्यापार। WTO की स्थापना याद आप लोग बताइएगा 1995 में किया गया था, याद रखिए। WTO की स्थापना 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय जनेवा में है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली वीडियो देखने के लिए।